तो मिस्टर महेश दीक्षित ये हमसे जुड़ रहे हैं और आज का जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कृष्ण जन्माष्टमी हमने कल मनाई है। आज कृष्ण भगवान जी सशरीर हमारे एनर्जी रूप में हमारे बीच विद्यमान हैं और उनके मार्गदर्शन से हमें अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत संस्थापित करना है। आजादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लिए हैं, जिसका द्वितीय प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। इस प्रण के बारे में मिस्टर महेश दीक्षित आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि गुलामी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने आप में कितने स्वतंत्र हैं और अपने आप को कितना पहचानते हैं। और जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो वो स्वाधीनता वहां से शुरू होती है। हमारी महत्वपूर्ण बात है कि इस देश में ज्यादा तो आपने बहुत सही बात कही कि हम में से अधिकांश लोग आजादी और गुलामी के मतभेद को नहीं समझ रहे हैं। आज का राजतंत्र, आज की व्यवस्थाएं चारों तरफ से इस तरीके से घेर लिया गया है कि हम जो है 2 जून के भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। इन इश्यूज को इतना बड़ा कर दिया गया है कि हम लोगों का साथ में शांति से रहना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यह प्रण है ये बहुत मायने रखता है और इस प्रण के बारे में ये हमारे हृदय के बहुत नजदीक है। क्राइम फ्री भारत, भ्रष्टाचार फ्री भारत, उसके ये बहुत नजदीक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो गुलामियत हमारे ऊपर थोपी गई है वही जो है हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि ये लोग मुझसे कई बार ये भी कहते हैं कि साहब आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, आप आज की बात करिए, कैसे सुधार होगा उसकी बात करिए, आप इसको आजादी के समय पे क्यों ले जाते हैं। तो गुलामी की बात करने के लिए और गुलाम के हर अंश से मुक्ति पाने के लिए हमें गुलामी के अंशों को समझना होगा। तो हम चाहे ना चाहे हमें गुलामी के उस अंश पर जाना पड़ेगा, तभी तो हम गुलामी के अंशों की पहचान कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे गुलामी के वो अंश जो है से हम अपने भारतीयों को मुक्ति दिला पाएंगे। लिहाजा हमें गुलामी के उन अंशों को, उन चिन्हों को पहचानना भी पड़ेगा और उसके बाद हमें उसे दूर भी करना पड़ेगा। तो महेश जी आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने, जो कि मैं कहूंगा कि 60 गांठ के तहत प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि जब उन्हें वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था तो उनकी जगह यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो सरदार पटेल को सहर्ष स्वीकार भी करता। जो सरदार पटेल जी थे वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए वकील थे, तो जवाहरलाल नेहरू यदि कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे तो सरदार पटेल भी कैम्ब्रिज से पढ़े थे। यदि जवाहरलाल नेहरू वकील थे तो सरदार पटेल जी भी वकील थे, राइट। और उनकी शख्सियत में एक लोहे पुरुष का वो भी था और उन्हें हर कोई पसंद कर रहा था। तो एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा देश के ऊपर कैसे भारी पड़ सकती है। यदि उस समय जो वर्किंग कमेटी
जो कि राज्यों द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही थी, राज्यों के प्रतिनिधियों ने 12 वोट जो है ना माननीय सरदार पटेल जी को दिए, 2 वोट कृपलानी जी को दिए और जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिला। तो मेरे ख्याल से गांधी जी को भी चाहिए था और बाकी सब लोगों को भी चाहिए था कि सरदार पटेल को जो है प्रधानमंत्री बनाते। यदि सरदार पटेल आज प्रधानमंत्री होते तो आज का भारत भिन्न भारत होता। आज का भारत जो है जम्मू एंड कश्मीर में 370 नहीं होती। महेश जी, मुझे मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। सरदार पटेल ने कहा कि हमारा जो आईएएस आईपीएस और जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है वो स्टील फ्रेमवर्क है। कल तक मैं उस स्टील फ्रेमवर्क का हिस्सा था, आप विदित हैं। मैं इस मध्य प्रदेश में फरवरी 2014 से डीजी के पद पर प्रमोट हुआ था और 7 साल के लगभग डीजी पद पर रहा, राइट। क्या जिस ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क को माननीय सरदार पटेल जी ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, क्या सही में हम लोग स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहलाने के लायक थे और लायक हैं, या हमने अपना आचरण ऐसा किया जिससे कि हमें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाए? यदि हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया थे तो एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू कैसे जो है प्रेसिडेंट के ऊपर दबाव बनाकर उनके द्वारा विरोध करने के बावजूद 8 पॉइंट का विरोध का लेटर जो है ना माननीय राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था, कैसे 35A इस देश के ऊपर थोपा गया? आप जो है इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हमारे देश के प्रेसिडेंट को संविधान ने ये शक्ति प्रदान की है कि वो किसी आर्टिकल को नोटिफिकेशन के जरिए संविधान पे थोप दे? ऐसी कोई शक्ति आपकी जानकारी में क्या राष्ट्रपति के पास है? आज तक नहीं ऐसी कोई जानकारी है। तो जब आपके राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति नहीं थी और यदि सही मायने में ब्यूरोक्रेसी और इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया और ये सब लोग यदि सही के मामले में नेशनलिस्ट थे, तो उन्होंने इस देश की जनता को ये बात क्यों नहीं बताई कि ये जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन है ये फर्जी है, ये असंवैधानिक है? मैं आपको महेश जी बताना चाहता हूं, एक एनजीओ ने वर्ष 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन इसी बात को लेकर लगाई थी कि आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया गया है और प्रेसिडेंट को इस तरीके के नोटिफिकेशन के द्वारा किसी आर्टिकल को पैदा करने की संवैधानिक शक्ति उपलब्ध नहीं है, निहित नहीं है। लिहाजा आर्टिकल 35A पूर्णतया असंवैधानिक है। ये बात जो हम आप जैसे साधारण व्यक्तियों को समझ में आती है, तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बात क्यों समझ में नहीं आई? 2014 से 2019 तक जब इसे हटाया गया तब तक यह जो है भारतीय संविधान में बना रहा। यदि 2014 में ही संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता कि हाँ ये असंवैधानिक है, तो जो है आर्टिकल 35A ही सभी बीमारियों की जड़ है, राइट। 2 संविधान की जड़ वो है, 2 विधान की वो जड़ है, 2 प्राइम मिनिस्टर की जड़ है। तो सब चीज जो है ना इस तरीके से जो है ना पैदा की गई है और वो जो है जम्मू एंड कश्मीर में दलितों के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया गया उसकी जड़ जो है वो आर्टिकल 35A में है और आर्टिकल 35A जो है असंवैधानिक है। आप मुझे ये बताइए कि जब हमने इसे 2019 में संविधान से हटाया, क्या हमारे किसी भी राजनेता ने ये बात कही कि ये असंवैधानिक तरीके से संविधान में लाया गया, हम इसकी भर्त्सना करते हैं? किसी ने नहीं। तो हमारे विद्वानों ने ये बात क्यों नहीं कही? उन्हें किस बात का भय था? मुझे लगता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ देश के ऊपर इतने ज्यादा हावी हो चुके हैं कि आज आदमी सच कहने में डरने लगा है। उसे डर लगता है कि हमने सच कह दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इसमें सहमति जाहिर की उनकी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ देश पर से ज्यादा इतने हावी हो चुके थे कि वो ये विरोध नहीं कर पाए कि ये भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हो रहा है ये धर्म के आधार पर हो रहा है, ये गलत है। ये कश्मीर का जो अलग से प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा रहा है, ये गलत है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ थे व्यक्तिगत कुछ लोगों के जो
भारत के संविधान पर भी हावी थे, राष्ट्रपिता पर भी हावी थे, और जवाहरलाल नेहरू कहीं ना कहीं अपना हित उसमें देख रहे थे। क्या यदि ऐसा हो जाएगा तो सिर्फ मेरे को क्या लेना देना। तो हमारे ऊपर जो व्यवस्था माननीय नेहरू जी ने थोपी, अंग्रेजों के वो सभी कानून, आप पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीयों की सेवा करने के लिए बनाए थे क्या? नहीं, भारतीयों का जो है महिमा मंडन के लिए, भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के लिए, भारत के विकास के लिए बनाए थे क्या? बिल्कुल नहीं। मेघालय की जो शिक्षा पद्धति थी मानसिक रूप से हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने के लिए। अभी अपन शिक्षा पद्धति की 2 मिनट बात नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षा पद्धति पे एक अपन अलग से सेशन लेंगे, क्योंकि उसी लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति की 1178 पेजों में जो है ना महिमा मंडन किया है, और उसने उस समय जो है अंग्रेजों की पद्धति का जो है का वो भी किया है कि वो उस लॉर्ड मैकाले ने 1830 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डॉक्यूमेंट पेश किया, वो लॉर्ड मैकाले का नाम आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन लॉर्ड मैकाले के एक बॉस थे लॉर्ड एडम, वो मैकाले के बॉस थे। इन दोनों लोगों ने यहाँ पर 3 साल तक अध्ययन किया और 1178 पेज का एक डॉक्यूमेंट बना के ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया, जिसमें उसमें कहा गया कि जब अभी यहाँ पर इंग्लैंड में संडे स्कूल होता है जिसमें बाइबल पढ़ाई जाती है, उस समय भारत 18 विधाओं में महापंडित है, 18 विधाओं में महापंडित है, जहां पर जो गुरुकुल थे 51%, साउथ में स्पेशली 51% गुरुकुलों में महिलाएं प्राचार्य थी। उन्होंने जो है इस तरीके की विधाओं को विकसित कर लिया था कि एक जेट टाइप का डैम बनाया गया है, जो कि आज भी जो है ना वहां पर स्थापित है। यह अपने आप में एक अजूबा शब्द है। तो भारत बहुत आगे था। भारतीय ज्ञान को तो ये क्षुद्र लोगों ने आके आक्रमण करके उसे जला दिया, और हम इतने नालायक थे। अब मुझे बताइए, लगभग 1100 वर्षों में भारतीयों पर जो है, भारतीय सभ्यता पर, भारतीय ज्ञान पर जो है ना आक्रमण हुआ। आक्रमणकारी जो कि अबुद्धशाली थे, जिनमें बुद्धि का लेस मात्र का वो नहीं था, बार्बर थे, निर्दयी थे, वो यहाँ पे आए और उन्होंने हत्याएं की, बलात्कार किया, और यहाँ की महिलाओं को ले जाके 2-2 दीनारों में बेचा, और एजे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हमारे मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, और मूर्तियों को तोड़कर अपनी शक्ति प्रदर्शित करना एक अपने आप में एक मॉडल बन गया। और इसके बाद जितने भी आतताई आए, उन्होंने उसी मॉडल को जो है ना अपनाया। यदि स्वतंत्र भारत में, जहां आप मुसलमानों के लिए एक देश ऑलरेडी बना चुके थे, यदि किसी को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो वो किसको थी? हिंदुओं को। किसको सबसे ज्यादा जरूरत थी? वैदिक ज्ञानों को, जो कि जो है ना कहीं इस समय जो है ना सुप्त कर दिया गया था, जिसको जानबूझ के जो है तुच्छ बताया गया था, जिसके ऊपर जो है आपका रॉकेट से लेके हर चीज जो है वो उन वेदों में है। आप ये बताइए, आपका हनुमान चालीसा क्या कहता है कि इतने योजन पर भानु खाया ताय मदर फुल पानु, एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो वो ज्ञान कैसे मालूम हुआ? तो वो एक बड़ा ज्ञान था। हमारे लोगों ने, जहां पर कि भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान को जो है प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, हमारे नेहरू जी की ये षड्यंत्रकारी नीति थी कि उन्होंने उल्टा काम किया। सिर्फ वोट पाने के लिए तुष्टीकरण नीति के आधार पर उन्होंने गंदा काम किया। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जो वर्तमान सत्ता है, क्या वो हिंदुओं की हितैषी है? मुझे इस बात में कुछ संशय है। मैं आपको बताता हूं, वर्ष 1991 में एक लंगड़ी सरकार, कॉलिशन सरकार, मिस्टर नरसिम्हा की सरकार ने 8 सेक्शन का एक कानून बनाया, जिसका नाम है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991। इसका सेक्शन 4 कहता है कि जो चीज जो है वो, यदि जो इस तरीके के विवाद हैं रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर,
उनका संज्ञान लेने का किसी भी कोर्ट को अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब है कि भारतीयों को नहीं, भारतीयों को आपने न्याय मांगने की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया। आपने उस कानून में क्या लिखा कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो स्थान जिस चीज के लिए भी प्रयोग में लाया जा रहा है वो उसी प्रयोग में लाया जाएगा। और मैं मुस्लिमों को इस बात के 200% सपोर्ट करता हूं कि उनका कहना है कि अभी जो कोर्ट ने जो सर्वे कराया है वो इलीगल है। आप बताइए 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी मस्जिद थी कि नहीं थी? 15 अगस्त 1947 को तो कानून तो कह रहा है कि इसके बाद 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस है उस चीज को हमें उसी स्टेटस में जो है ना वो करना चाहिए। तो 15 अगस्त 1947 के पहले वो मंदिर था, मैं इस बात में नहीं जा रहा हूं। मेरा तो एक मानना ये है कि ये जो है एक्ट ही डिलीट किया जाना चाहिए, इसको रिपील किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का भी हक नहीं दे रहा है। यदि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री सच में हिंदुओं के रक्षक हैं तो एक लूली सरकार, एक बैसाखी पे जो सरकार चल रही थी, जो कॉलिशन गवर्नमेंट थी, जिसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, उसने एक 8 सेक्शन का घृणित कानून बनाया। उसने जो है ढेर सारे और भी काम किए, माइनॉरिटी जो है ना कमीशन बनाया, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाए। आप बताओ यदि ये भारतीय सही रूप से में हिंदू को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदुओं का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इस भारत में एक अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं ला रहे हैं? ये बताइए। जब जो है आपका फंडामेंटल राइट इट इज आपको एक फंडामेंटल राइट दे रहा है और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट से मतलब नहीं, गवर्नमेंट एट लार्ज, उसके ऊपर ये प्रतिबद्ध लगाया गया है कि आप धर्म, जाति, क्रीड और रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो आप एक के बाद एक जो है घृणित काम क्यों कर रहे हैं? अंग्रेजों ने वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, मुझे समझ में आता है, हमें उसे रिपीट क्यों नहीं किया? करना चाहिए। आप बताइए क्या जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन, क्या इन फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है? तो अभी जो है माननीय मोदी जी को 8 साल हो गए हैं और वो अपने आप को हिंदुओं के मसीहा कहते हैं। क्या उनका ये धर्म नहीं है कि वो राजनीति से उठकर जो है ये काम करें? करना चाहिए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट होना ही नहीं चाहिए इस देश में। तो इस देश में अब अपन इस कुछ मुद्दे को जो है हिंदुइज्म से और उससे बाहर ले जाते हैं। हम आते हैं गुलामी के प्रत्येक अंश से मुक्ति के बारे में। तो माननीय नेहरू जी ने अंग्रेजों के द्वारा भारतीय गुलामों पे, हम गुलाम वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे, भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, क्या हमारे प्रथम 15 प्रधानमंत्री ने उन्हें बिना कॉमा और फुल स्टॉप के हमारे ऊपर थोपा या नहीं थोपा? राइट। और जो थोड़े बहुत संशोधन हुए उसमें उस ब्यूरोक्रेसी जो कि लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट के साथ पैदा हुई थी उसको और अधिकार दे दिए। क्या एक भारतीय, एक आजाद नागरिक के हितों का प्रोटेक्शन किया गया? बिल्कुल नहीं किया। एक पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर हर कोई आपके साथ गलत काम करता है, आपके गलत नापतोल करता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है और कई बार ये काम वो भ्रष्टाचार करके और घूस खा के करता है। क्या उस व्यक्ति की जिम्मेवारी निर्धारित होती है? क्या ये केंद्र सरकार का जो है दायित्व था, ये लिस्ट वन में है कि कंपनसेशन का एक एक्ट बनना चाहिए था, वो एक्ट किसी ने नहीं बनाया। क्या 75 साल के अंदर हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी की, अपनी पुलिस की, अपनी जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करना चाहिए? क्या जज की कुर्सी पर बैठ के कोई व्यक्ति एविडेंस को अनदेखा करके कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है? आज ये स्थिति है कि जज अपने आप को लॉर्ड मानता है, उसे एविडेंस से कोई लेना देना नहीं, किस विषय पर चर्चा हो रही है कुछ नहीं कहना मानना है, उसका जो दिल करता है वो कर रहा है। इस लॉर्डशिप को जो है ना अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? और सबसे बात है कि आप बना पाए चाहे ना बना पाए, कम से कम कहने की हिम्मत तो करो। आप यदि नहीं भी बना पाते हो तो आगे वाली सरकारें बना देंगी, लेकिन कम से कम सत्य कहने की हिम्मत तो करो। तो क्या आप जो है ये बात नहीं समझते हैं कि जो नियम कानून है ये गुलामी का सबसे बड़ा जो है थप्पड़ है आपके चेहरे पे, और जो लॉर्डशिप वाली बादशाही जो व्यवस्था है
जो आपके ऊपर थोपी गई है, क्या ये गुलामियत नहीं है? उसमें नागरिक केंद्र में होना चाहिए प्रत्येक कानून की, हम ये नागरिक के लिए है ये व्यवस्था, ये देश नागरिक। आप तो नागरिक कह रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वह चेहरा जिसे न्याय की भीख मांगने की सामर्थ्य नहीं है, क्या उसे न्याय मिलेगा? क्या उसे अकाउंटेबिलिटी मिलेगी? क्या उसकी बात सुनी जाएगी? क्या उसकी एफआईआर लिखी जाएगी? अब ये बताइए आप मुझे, मैं बहुत छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि इन जो अभी आपकी पुलिस है वो 1861 की पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। 1861 का पुलिस एक्ट स्वतंत्र संग्राम के 4 साल बाद लाया गया था और ऐसी क्रांति दोबारा ना हो इस मकसद से लाया गया था। आज भी आपकी पुलिस उसी एक्ट से गवर्न हो रही है और कोई भी राजनेता उसे बदलना नहीं चाहते, राइट? जो भी कमेटी कमीशन बने उनको बहुत लिमिटेड जो है ना मैंडेट दिया। ये तो मैथिली शरण गुप्त है कि उन्होंने क्राइम फ्री भारत का मैंडेट खुद ले लिया और इसके ऊपर एक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा और एक कॉन्सेप्ट नोट आज के दिन जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्य किया है और एक नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित है जिसका प्रोजेक्ट हेड मैं हूं। आज भी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्टेड मिशन है जो कि नेशनल पुलिस मिशन है। ये नेशनल पुलिस मिशन 2009 में स्टार्ट हुआ था, पहले ये पीएमओ में चलता था। 2014 में ये ट्रांसफर होके एमएचए में आया और एमएचए ने उसे बीपीआरएनडी में दिया है। आजकल ये बीपीआरएनडी के सपोर्ट सिस्टम से आधारित है और ये बात मैं फक्र के साथ कह रहा हूं कि I could dare to conceptualize such a big concept कि crime free भारत is doable and this is the way to do it. As a sitting DG मैथिली शरण गुप्त ने 2017 में कॉन्सेप्ट नोट भेजा और मुझे ये फक्र है कि आज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन है एंड आई एम हेडिंग दैट प्रोजेक्ट मिशन। तो आज के दिन भी आई एम हेडिंग इट, राइट? तो इतने ना तो किसी ने खुद अपना मैंडेट लिया ना उनको मैंडेट दिया। जो छोटे मोटे मैंडेट से जितने भी कमेटी कमीशन बनी उनको भी इन राजनेताओं ने नहीं माना, राइट? 1996 में 3 डीजी ने मिलकर, जिसमें माननीय प्रकाश सिंह जी थे और 2 और डीजी थे, उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी जिसको 2006 में डिसाइड किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन का यूज किया है जो आर्टिकल 142 के तहत उसे दिया गया है, टू डिवाइस द वेज एंड मीन्स टू इम्पार्ट जस्टिस। जो 2006 का डिसीजन है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओरिजिनल जुरिडिक्शन को इन्वोक किया है, अथॉरिटी टू इम्पार्ट जस्टिस, राइट? वो 7 बिंदु का जजमेंट 2006 में प्रोनाउंस हुआ। आज हम 2022 में बैठे हैं, हमने 16 साल की यात्रा कर ली है। इस 16 साल में क्या आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि एक सिपाही से लेकर डीजी हर कोई पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट होता है, पॉलिटिकल मेहरबानी के बने रहते ही वो अपने पद पर रह सकता है और पुलिस पूरी तरह से इन राजनेताओं ने अपने जकड़ में ले लिया है और डीजी जो है रोड पर कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं और ये राजनेता उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये गुलामियत, मैं सोचता हूं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गुलामी के अंश कह रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट इसको कहना फिर आप जोड़िएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि गुलामियत के ये अंश संभवतः मैं आपको महसूस कराने के लिए ही ये सेशन रखा था, शायद मैं आपको महसूस करा पाया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि जो ये 3 बातें हैं, यदि कहीं इन्हें आप प्रण में और प्रण नंबर 2 में सम्मिलित कर पाए कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गुलामी की निशानी यह कानून को प्रजातांत्रिक बनाएंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वितीय प्रण लेता हूं कि जो बादशाही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई है उसे हम पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाएंगे और यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किया जाएगा। हमारे नेहरू जी ने जो राजतंत्र स्थापित किया है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 से जो है ना फ्लो करता है,
यह जो है एक दूषित एक्ट है, जिसमें पार्टी तो पैदा की गई है लेकिन उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं डाली गई है। तो हम जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित करेंगे, खर्च विहीन प्रजातंत्र स्थापित करेंगे। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। यदि इस कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। 2024 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे चहेते प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस देश की जनता को गुलामी के हर निशान जो है अंश से आप मुक्ति दिलाएं। और ये बहुत बड़े अंश नहीं है, ये तो गुलामियत ही है अपने आप में, गुलामियत के अंश नहीं है, ये गुलामियत है। इससे आप मुझे मुक्ति दिलाएं और आओ हम सब भारतीय संकल्प करें अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत स्थापित करेंगे। और हम जो अभी वर्तमान राजतंत्र है, जो भर भर के गलत लोगों को टिकट दे रहा है, गलत तरीके से उन्हें जिता रहा है और हर चीज पेड़ हो गई है, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है और हमारा चुना हुआ नेता जिस दिन जीतता है उसके दूसरे दिन से ही अखंड भ्रष्टाचार में जो है ना लिप्त हो जाता है। और आज जो भारत में भ्रष्टाचार है उसके लिए सीधे तौर पर राजतंत्र जिम्मेदार है। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया अपने प्रण में इसे भी सम्मिलित करें कि हम राजतंत्र का जो है खर्च और जो ये भ्रष्टाचार का जो पैटर्न बन गए हैं इसे हम खत्म करेंगे। तभी हमारे आजादी का जो है हमें ठीक ढंग से आजादी मिलेगी, तभी हमें गुलामी के हर अंश से मुक्ति मिलेगी। अब हमारे महेश दीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप कृपया आते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने लाल किले पर जब पहला भाषण दिया तो उन्होंने कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो 4 से लेकर 6 महीने तक इस देश में हड़कंप मच गया। ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे निजी संस्थान हो, उनमें हड़कंप मच गया कि एक अलग तरह का प्रधानमंत्री, अलग तरह का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। लेकिन 6 महीने बाद, इस 7 साल हो रहे, पहली बार उन्होंने प्राचार्य लाल किले की प्राचार्य से कहा कि मैं अब किसी को ना खाऊंगा ना खाने दूं। ये मुझे लगता है ये 7 साल का जो गैप हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें कहीं प्रधानमंत्री जी ने मिस की है। मुझे लगता है इन्हें दोबारा जो संकल्प दोहराया है उससे लोगों में एक आशा जगी है और ये भ्रष्टाचार मुक्त का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, निश्चित रूप से आम जनता को इससे बहुत उम्मीदें की जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके 5 प्रणों में क्राइम फ्री भारत मिशन उनके साथ है और मैं 137 करोड़ जनता की ओर से जो है ना उन्हें आश्वस्त करता हूं कि आप बिना डरे के, बिना राजनीति किए कठोर निर्णय लें। यह एक लज्जा का विषय है कि जिस देश में यह फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, आर्टिकल 25 हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने कॉन्सेंस और फेथ के हिसाब से जिस धर्म में भी हमारी श्रद्धा हो उसे हम मान सकते हैं, उसे हम जो है उसका प्रचार भी कर सकते हैं। तब कोई दूसरा व्यक्ति मेरे गर्दन पे तलवार रखकर यह कहने की हिम्मत कैसे कर रहा है, वो अपने मदरसों में और तकरीरों में इस तरीके की बायजात बातें कैसे कर पा रहा है कि तुम मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, हम तुम्हारा सिर जो है धड़ से जुदा कर देंगे और ऐसा करने से हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। इस तरीके का भ्रामक प्रचार क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय विनय और प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप 4 या 6 सेक्शन का एक छोटा सा एक्ट बनाएं जिसमें आर्टिकल 25 का उल्लंघन संज्ञेय अपराध हो, नॉन अवेलेबल अपराध हो, 15 साल की मिनिमम सजा हो और जो ये अपराध करता है उसकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान हो। और क्राइम फ्री भारत जो कह रहा है कि बिना थाने जाए FIR दर्ज हो, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के आधार पर जो है चालान पेश हो और बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30 दिन में हर प्रकरण में निराकरण, अधिकतम 30 दिन में निराकरण हो। हमारा वर्तमान कानून इसकी पूरी तरह से जो है इसमें व्यवस्था प्रदान करता है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, जिसके तहत हम अतिरिक्त जो है
जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से यदि अधिकतम 30 दिन की सीमा में, 7 दिन से 30 दिन की सीमा में यदि हम न्याय करेंगे, तो आज जो अपराध एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, जिसमें आप एक फोन कॉल करते हैं और आपका एक खोखा आपके पास पहुंच जाता है, इतनी पेइंग जो है इंडस्ट्री कोई दूसरी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप अपने प्रणों में खुलकर जो है ना इन बातों का खुलासा करेंगे? क्या आप सही मायने में हिंदुओं को और भारतीयों को एक जैसा नियम देंगे? क्या एक जैसी व्यवस्था देंगे जिससे कि वो इन फालतू के जाति और धर्म के जो टुकड़ों में बांट के जो राजनीति करके अपने आप को सत्ता में स्थापित किए हैं, इसकी बजाय हर भारतीय जो है शांति के साथ रह सके, जिस धर्म को चाहे उसका पालन कर सके, जिस धर्म का चाहे उसका प्रचार कर सके, लेकिन किसी दूसरे को धमकी देने की उसकी हिम्मत नहीं होना चाहिए। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी अपराध मुक्त भारत, साइबर क्राइम मुक्त भारत को के लिए अपने आप को कमिट करते हैं? मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको 1 साल में इस भारत को 5 सर्टेनिटी के माध्यम से अपराध मुक्त जो है कराने में आपकी मदद कर सकता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त कराने में मदद कर सकता हूं। आप बहुत आसानी से साइबर क्राइम फ्री भारत 3 से 6 महीने में पैदा कर सकते हैं, और इसके बाद जो है सभी समस्याओं की जड़ वो आज का पेपर करेंसी है। उसी के कारण हवाला हो रहा है, उसी के कारण भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी के कारण ड्रग और नार्कोटिक्स वो हो रहा है। हम केवल एक टूल से, एक तीर से यदि हम जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे, तो ना हवाला होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना हथियारों के गैंग होंगे, ना ड्रग एंड नार्कोटिक माफिया होंगे, ना नक्सलिज्म होगी, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे। यदि हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र को लेके आएंगे, तो यह देश जो है पार्टियों के हित में काम नहीं करेगा, देश के हित में काम करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था लाएं। यदि इसमें कोई संशय है तो मैं इसमें आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। 2024 का वर्ष गुलामी के हर अंश से मुक्ति पाने का वर्ष है। हर भारतीय को शांति के साथ रहने का हक हो। जो भी वो धर्म अपनी इच्छा से मानना चाहता है, उसे मानने का उसे हक हो, उसका प्रचार करने का हक हो। कोई व्यक्ति मंदिर और मस्जिद में बैठकर भड़काने का काम करता है तो उसे संज्ञेय अपराध बनाया जाए, और हम एक ऐसे भारत का इस्तेमाल करें जिससे आपके जो 5 प्रण हैं वो जमीन पर फलीभूत हो सके। आपके आसपास बैठे हुए लोग यह नहीं करने देंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपको एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है। यदि आपको मेरी बात में थोड़ा सा भी तर्क दिखाई दे रहा है, यदि आपको मेरे अनुभवों पर थोड़ा सा भी भरोसा है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है, जो मैं कह रहा हूं, आप उसे करिए। यदि आप मुझे अपराध मुक्त भारत का नेशनल पुलिस एडवाइजर बनाएंगे, तो मैं प्रण लेता हूं कि 1 वर्ष में जो है हम इसे जमीन पर उतार पाएंगे। और यदि किसी कारण से यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तो जो दंड आप मुझे देंगे उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। महेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आदरणीय गुप्ता साहब ने जो संकल्प लिया है, इसमें प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और आज देश को ऐसे ही संकल्पवान लोगों की जरूरत है। 200, 400, 500 ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश को, जहां देश को होना चाहिए, जो राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र था, उस पर पहुंचाने के लिए, हमारी अस्मिता को, पुराने गौरव को याद करने के लिए, पुराने गौरव पर स्थापित करने के लिए देश को इसी तरह के संकल्प की जरूरत है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस तरह के संकल्पित व्यक्तित्वों पर ध्यान देना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 5 प्रण लिए
और मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2024 के पहले वह प्रण फलीभूत होंगे। हम सब लोगों की संकल्प शक्ति, हम सब लोगों की ऊर्जा भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़े, ऐसा मैं हर भारतीय से अपील करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।